अगर आपके नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स सब कुछ पब्लिक हो जाए तो डरावना लगता है ना आपको ये। लेकिन ये डर अब हकीकत बन चुका है। जी हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही सुनी है, ये डर हकीकत बन चुका है। भारत ने अभी हाल ही में देखा है अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच, जिसमें करीब 81.5 करोड़ भारतीयों की संवेदनशील जानकारी जैसे कि आधार, पासपोर्ट नंबर, उनके पते, मोबाइल, ईमेल, बैंक अकाउंट डिटेल्स डार्क वेब पर बिकती हुई पाई गई हैं। जी हाँ, लगभग 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की बात मैं यहां पर कर रही हूं और अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है ये। एक डेटा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ने खुलासा किया है कि ये जो ब्रीच है इतना बड़ा था कि इससे एक नहीं कई सरकारें हिल सकती हैं। इसकी अनुमानित आर्थिक नुकसान को अगर हम देखें, 16,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आर्थिक नुकसान इस डेटा ब्रीच से जो आंका गया है 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं जो आपके सामने हमने रखे हैं। जब डेटा सुरक्षित नहीं है तो पैसे कैसे सुरक्षित होगा? यानी आपका जो लेन देन होता है ऑनलाइन वो सुरक्षित कैसा होगा? जब हम इतने बड़े डेटा ब्रीच की बात कर रहे हैं जिससे इतना बड़ा घाटा हुआ है, तो हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने लेन देन करते हैं, कितने ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो कैसे होंगे सुरक्षित? और जब डिजिटल इंडिया की रफ्तार इतनी तेज है तो क्या हमारी सुरक्षा भी उतनी ही तेज है? बिल्कुल भी नहीं, काफी लचर दिखाई दे रही है फिलहाल तो। इसीलिए आज का हमारा मुद्दा है साइबर इंश्योरेंस। क्या ये डिजिटल जमाने का हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या आपकी कंपनी, आपका स्टार्टअप या यहाँ तक कि आप एक आम मोबाइल यूजर साइबर अटैक के बाद अपने नुकसान की भरपाई क्या कर सकते हैं? क्यों कंपनियां कह रही हैं कि भारत में साइबर इंश्योरेंस कवर अभी भी अधूरा है, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लूप होल्स हैं? क्या इस इंडस्ट्री को ज्यादा सख्त नियम, पारदर्शिता, ग्राहक केंद्रता की जरूरत है? रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2023 में डेटा ब्रीच के करीब 16,000 करोड़ नुकसान हुआ है। लेकिन अफसोस आज भी ज्यादातर भारतीय कंपनियों और आम नागरिकों के पास साइबर इंश्योरेंस ही नहीं है। ये फिर जो भी कुछ है उनके पास वो अधूरा है। कंपनियां कह रही हैं कि भारत में साइबर इंश्योरेंस कवर अभी बहुत सीमित है, पॉलिसियों में अस्पष्टता है, क्लेम करना मुश्किल है, इंडस्ट्री को इससे जुड़े नियम कायदों की अभी भी दरकार है। तो क्या साइबर इंश्योरेंस एक नई जरूरत बन चुकी है? क्या आम उपभोक्ता और छोटे व्यवसाय इसे ले सकते हैं? क्या ये सिर्फ बड़ी आईटी कंपनियों के लिए है या छोटी छोटी दुकान, घर के इंटरनेट, यहाँ तक कि आपके मोबाइल के लिए भी जरूरी है? आज के शो में हम इसी पर पड़ताल करेंगे। किन हालातों में साइबर इंश्योरेंस काम आता है, आम लोगों के लिए क्या विकल्प है, क्या इससे आपका डेटा, आपका पैसा वाकई सुरक्षित है? साइबर अटैक अब अगर का मामला नहीं है, कब का है? और जब वो हो तो क्या आप तैयार हैं? सवाल पूछेंगे हमारे पैनलिस्टों से। पुनीत पंचाल मेरे साथ है, सीनियर वीपी और इंश्योरेंस हेड क्यूब हाईवेज। मेरे साथ है नपिनिया एनएस, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट की फाउंडर, साइबर साथी। मुदस्सिर खलील, री इंश्योरेंस हेड, डिजिट इंश्योरेंस। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पुनीत, आपके पास आएंगे सबसे पहले। क्यों लचर है हमारी व्यवस्था? क्यों साइबर इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो अभी भी दरकार है? कंपनियों की बात करें या आम आदमियों की बात करें, अभी देखा आपने सबसे बड़ा डेटा ब्रीच और उससे जुड़ा आर्थिक नुकसान। इसकी भरपाई की अगर कोई मांग करने निकले तो जिंदगियां खत्म हो जाए, उम्रें खत्म हो जाए आपकी। जी कविता, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप देखिए कि अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बताऊं कि आज हम बिजनेस की बात करें और उसके अगेंस्ट में हम आम आदमी की बात करें। बिजनेसेस में हमने देखा कि ओके, जैसे जैसे इंटरनेट ने तरक्की की, हम पूरा का पूरा हमारा बिजनेस जो है हम पूरा डिजिटल वर्ल्ड पे शिफ्ट करते गए। उसके साथ जितनी हमें सुविधाएं मिली हैं, जितना फैसिलिटेशन हुआ है, उसके साथ उतनी रिस्क रिस्क भी जो है हम उसके साथ लेके आए हैं। जो टेक्नोलॉजी हमारे को इम्प्रूव करने में मदद करती है, वही टेक्नोलॉजी आज जो हैकर्स के पास है, वही टेक्नोलॉजी अटैकर्स के पास है। और जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट और हम तरक्की करते जा रहे हैं आईटी वर्ल्ड में, उतने ही चैलेंजेस जो है हमको अपोजिट वर्ल्ड और हैकर्स और जो मिसक्रिएंट्स है उनकी तरफ से नए नए चैलेंजेस और नए नए जो है लेवल पे जो है अटैक्स हो रहे हैं, उसको कॉम्बैट करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। आज बिजनेस में देखें, जो आप बता रहे हैं कि 16,000 करोड़ का जो अटैक हुआ है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट
विच वी कैन से इन इंडिया। और इसको कवर करना किसी भी नॉर्मल इंश्योरेंस वर्ल्ड या इंश्योरेंस पॉलिसीज के बस की बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखें कि आम आदमी का, तो आम आदमी के पास तो अवेयरनेस ही नहीं है अभी। आज हम देखें कि हार्डली 8 से 10% ही लोग जानते हैं कि इस टाइप का इंश्योरेंस कवर भी अवेलेबल है, पर्सनल साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है जो इंडिविजुअल्स के लिए हैं। बिजनेसेस में थोड़ा सा पेनिट्रेशन है, लेकिन बिजनेसेस में भी अभी भी काफी रास्ता तय करना है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन जहां तक हम आदमी की बात करें तो हम बहुत दूर हैं। उसमें बहुत सारा अवेयरनेस की, बहुत सारे एजुकेशन की जरूरत है। इवन गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है। इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, एक बहुत कलेक्टिव एफर्ट सबसे चाहिए, ताकि हम जो है इस टाइप का अवेयरनेस जो है पूरे आम आदमी में पैदा कर सके। कि पहली बात तो ये कि प्रोटेक्शन हो, बिकॉज प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या मेजर्स जो हमको लेना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि आज ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर्स इज कनेक्टेड विद डिजिटल वर्ल्ड। आज हम सुबह उठते ही मोबाइल फोन हाथ में लेते हैं, रात को सोते वक्त मोबाइल छोड़कर सोते हैं। हमारा सारा कम्युनिकेशन, हमारा सारा एंटरटेनमेंट, हमारा चाहे बिल्कुल। सोशल मीडिया हो या हमारे बिजनेस सभी से कुछ रिलेटेड ऑनलाइन हो रहा इंटरेक्शंस है हो। आजकल। एब्सोल्युटली सभी कुछ ऑनलाइन हो भी रहा है, और ऐसे में बात यहाँ पर ये है कि जब तक आप अपने आप को एजुकेट करते हैं ना किसी भी तरह के साइबर अटैक से, तब तक कोई नई तरीके का अटैक भी इजाद में हो जाता है। तो यानी यहाँ पर ये जो हैकर्स के नए नए तरह के अटैक करने के तरीके हैं वो उतनी जल्दी बदल रहे हैं कि उनकी स्पीड से फिलहाल कोई कोप अप ही नहीं कर पा रहा। लेकिन साइबर इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट है बाजार में, मुदस्सिर जी, ये लोग जानते हैं लेकिन खरीदना जरूरी नहीं समझते हैं। इतने बड़े बड़े डेटा ब्रीच की हम रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, काम करते हैं इस पूरे सेक्टर में, उसके बावजूद भी लोगों में गंभीरता क्यों नहीं है? क्या प्रोडक्ट्स पर्याप्त नहीं है? देखिए, अवेयरनेस की तो कमी है, वो तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि आप तो स्टेक होल्डर हैं, आप तो कंपनी हैं, आप तो ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च भी कर रही हैं, आप कितना एजुकेट करती हैं लोगों को? और जब मैं प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करती हूँ, आम लोगों के लिए, रिटेल खरीदारों के लिए आपके पास किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? जी, कविता एकदम उचित आपने सवाल उठाया है कि क्यों अवेयरनेस तो कमी है ही है, वो तो सबको पता है, पर फिर भी क्यों उसका पेनिट्रेशन है, या जो व्यक्तिगत इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या कंपनीज इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो क्यों नहीं ले पाते। इसके कई कारण हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख कारण ये है कि साइबर इंश्योरेंस लेने के लिए जो जानकारी देनी पड़ती है एक इंश्योरेंस कंपनी को, एक बीमा कंपनी को, वो काफी गंभीर और काफी इन डेप्थ रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक स्मॉल या मीडियम कंपनी को देने में बहुत गंभीरता से बहुत सारे डिपार्टमेंट को आपस में समन्वय बनाकर इंफॉर्मेशन लेके देनी पड़ती है, तभी जाके वो साइबर इंश्योरेंस का असेसमेंट हो पाता है। उसको हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं और उसके हिसाब से बता सकते हैं। तो इसको 3 हिस्सों में अपन बांट सकते हैं। पहला है जागरूकता, दूसरा है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है कि आपके क्या साइटी सिस्टम्स हैं, क्या आप उसको प्रयोग करते हैं, कैसे उसको आपने प्रिवेंशन कर रखा है, आप अपना रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हैं, वो जानकारी आप कैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं। और फिर इंश्योरेंस कंपनी किस प्रीमियम पे या किस अमाउंट के प्रीमियम पे कितना कवर आपको दे सकती है। तो इन 3 चीजों के अंदर कहीं ना कहीं लिंक जो है वो टूट जाता है, जो कड़ी है वो टूट जाती है, और जो कंपनी है या जो व्यक्ति है जो इंश्योरेंस लेना चाहता है वो ड्रॉप आउट हो जाता है या वो छोड़ देता है लेना। पुनीत जी ने एक बहुत ही अच्छा बात बताई कि व्यक्तिगत बीमा की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जब हम सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं तो एक घरेलू रूप पे, एक इंडिविजुअल की तरह और एक फैमिली की तरह भी हमारे को साइबर सही। इंश्योरेंस देखना चाहिए। वहां पे जैसे जी, हम मैं अपने व्यक्तिगत लिए के लिए ही हेल्थ साइबर इंश्योरेंस इंश्योरेंस लेते पॉलिसी हैं। पर फोकस कर रही थी आपके साथ। दरअसल सवाल मेरा व्यक्तिगत इंश्योरेंस पॉलिसी पर ही था, क्योंकि लोगों में आजकल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता फिर भी है, लेकिन साइबर इंश्योरेंस कोई लेता नहीं है अपने लिए। बीच में गाये बगाए कोई वॉलेट इंश्योरेंस जैसे शब्द आ जाते हैं जब लोग सवाल हमसे पूछते हैं शो पर भी, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेने को लेकर कोई सोचता नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। सारी बड़ी प्रमुख इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं पर्सनल साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं, जहां पे आप 10,000 रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक का कवर ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास कितने फाइनेंसेस हैं या बैंक में कितना आपका ट्रांजैक्शन है। प्लस आप व्यक्तिगत रुपए भी ले सकते हैं, प्लस एक ही घर में रहने वाले सारी फैमिली मेंबर्स को भी एक ही पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके जितने भी आईटी इक्विपमेंट हैं, आपके लैपटॉप्स,
आपके मोबाइल फ़ोन, वो सब उसके अंदर कवर हो जाते हैं, जो कि आपके जो IMEI नंबर होता है, जो आपके हर जो आपका संसाधन है जिससे आप है ना कम्युनिकेट करते हैं, उसका एक यूनिक नंबर होता है। उससे आप वो पॉलिसी कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर कहीं से भी साइबर अटैक होता है, डेटा लीक होता है, प्लस उसमें सुविधाएँ होती हैं, सेवाएँ होती हैं, जिसके अंदर आप डार्क वेब मॉनिटरिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि अगर आपके कार्ड नंबर कहीं पे भी डार्क वेब पे पता पड़ता है, तो आपको सूचित किया जाता है कि आप अपना पासवर्ड बदलें या कार्ड बदलें, या आप इस कार्ड को लिमिट करें। सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें, आरबीआई ने भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं कि आप अपने ऐप में जाके, अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाके आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अंदर लिमिट कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन को बंद कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन को बंद कर सकते हैं। जागरूकता बहुत की जाती है हर कंपनी के अंदर कि आप अपना ओटीपी कभी भी नहीं दीजिए। ऐसे करके बहुत सारे हैं प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका प्रीमियम कम से कम अगर आप 10,000 रुपए का कवर लें, तो 250 रुपए से कवर चालू होता है, और अगर आप 3 करोड़ का कवर लेंगे, तो वो जाके प्रीमियम उसका लाख रुपए तक भी जा सकता है। और कवरेज की भी बहुत ही भिन्नता आ गई है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे जो आपको तो है आर्थिक बिल्कुल हानि हुई है, वो कवर हो सकती है। यहाँ पे हम आपका मेंटल इलनेस जी। भी, मान लीजिए अगर आपका किसी ने मानहानि के लिए उद्देश्य से आपको है ना आपकी इमेज जो है वो साइबर जगत से प्राइवेसी को जुड़ी ब्रीच हुई, करके। तो साइबर जगत से जुड़ा हर नुकसान जो है इस इंश्योरेंस, इस तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा, ये बात मैं समझी हूँ और बारीकी में जाऊंगी। नपिनी मैम को भी चर्चा में शामिल करना है। नपिनी मैम, मैम ये बताइए, रियलिस्टिकली मुझे बताइएगा कि इस तरह का इंश्योरेंस भले कंपनी से हो या कोई इंडिविजुअल ले रहा हो, क्या उन गैप्स को फिल कर पाएंगे जो गैप्स हमारे पास हैं? साइबर इंश्योरेंस तो एक पहलू हुआ मैम इस बात का, हम तो कानून में भी गैप्स देख रहे हैं, हम तो लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग में भी गैप्स की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मुझे इस पूरी स्पेस में आगे बढ़ना है एज अ नेशन, साइबर इंश्योरेंस तो एक पहलू है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा पहलू है कि सभी चीज़ों को कवर कर लेगा? क्या ये पर्याप्त होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं। तो दोनों ने कस्टमर की तरफ से बात की है। तो मैं जी। एक स्टेप पीछे लेकर आपको कंपनीज़ के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। जब आप साइबर फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, वही तो सबका फाउंडेशन हो जाता है, जिस डर के वजह से हम इंश्योरेंस की बात भी कर रहे हैं अभी, राइट? तो जैसे आपने बताया, अभी तो सिस्टम्स ऐसे हैं कि कोई फ़ाइनेंशियल क्राइम हो गया, आपके नुकसान हुए हैं, आपके बैंक अकाउंट से या वॉलेट से, जैसे भी आपका नुकसान हुए हैं, भरपाई कौन करेंगे? यही तो बात होता है। और भरपाई साइबर इंश्योरेंस से होगा, या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो कंपनी का वॉलेट है वो करेंगे, जहाँ से ब्रीच हुआ है वो करेंगे, या अपने आप के लिए इंश्योरेंस के वजह तरफ से आप भरपाई कर पाएंगे कि नहीं? यही तो सवाल होता है। सबसे पहले चीज़ यही है कविता, कि हम लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, कैसे हमारे अपने आप को संभाल के रखना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों हम ये सोच रहे हैं हर चीज़ का परेशानी कस्टमर के सर पे डालना चाहिए? पहले, सबसे पहले प्रॉब्लम कंपनीज का होना चाहिए, बैंक्स का होना चाहिए, जो ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज उनके ऊपर होना चाहिए। सबसे लास्ट लायबिलिटी कस्टमर का होना चाहिए, सबसे फर्स्ट नहीं। इसमें आप देखेंगे आज तक इंडिया में कंपल्सरी इंश्योरेंस किसका होता है? सिर्फ हमारे गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो हम ले रहे हैं उसका ही कंपल्सरी है, बाकी सब सिर्फ इंडिकेटिव होता है। आरबीआई के बारे में भी अभी बात हुए थे, ये जो जीरो लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी जो कस्टमर्स को दे रहे हैं, आप तो फिशिंग अटैक या कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड में आपका पैसा नुकसान हो गया, तो उसमें से बैंक कितना लायबिलिटी लेंगे, आपके ऊपर कितना आएगा, उसकी बात होता है। उसमें आप देखेंगे आरबीआई जब सर्कुलर दिए थे तब भी इतना ही बोला है, बैंक्स तो एडवाइजेबल है साइबर इंश्योरेंस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि जब नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बैंक अपने आप तो उसको कवर नहीं कर पाएंगे, इंश्योरेंस के हिसाब से कवर कर सकते हैं करके। तो इसमें दो तीन चीज होता है, एक तो किसको लेना चाहिए इंश्योरेंस, दूसरा तो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो क्या कवर होता है, तीसरा बैंक हो या जो भी इंस्टीट्यूशन हो,
जिसके साथ हमारा पर्सनल डेटा है, और दूसरी तरफ से इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो उनका प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, दोनों के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट कितना होता है। क्योंकि हम लोग कितना ट्रस्ट कर सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज का टर्म्स फेयर होगा, जब हमारे नुकसान हो गया तब भी हमारा भरपाई होगा। क्योंकि बैंक भी बोल रहे हैं फिशिंग में आपने ओटीपी दे दिया तो उसमें लिमिटेड लायबिलिटी में होगा, या बैंक का लायबिलिटी होगा ही नहीं, पूरा ही आपके ऊपर ही आएगा। और इंश्योरेंस में भी ये बोलेंगे आपने गलती से दे दिया आपका इंफॉर्मेशन और उसकी वजह से फ्रॉड हुआ है और नुकसान हुआ है, तब तो हम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं देंगे, तो फिर कस्टमर का इंश्योरेंस लेकर क्या फायदा है। तो इसीलिए हम लोगों को ये देखना चाहिए कस्टमर की साइड से हम लोग सच्ची में क्या रेमेडी दे रहे हैं, कानून के हिसाब से और प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी, दोनों तरफ से हम लोगों को थोड़ा फेयर प्ले के बारे में बात करना चाहिए। कानून की तरफ से आप मुझे पूछेंगे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज जो है तो रेगुलेटर की तरफ से या कानून के अंदर ही वो देख सकते हैं कि इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस को कंपलसरी बनाना चाहिए या ऐसे ही डिस्क्रिशनरी छोड़ना चाहिए। और जब डिस्क्रिशनरी छोड़ रहे हैं जैसे आरबीआई ने किया है, तो कस्टमर्स का रेमेडी, सच्ची रेमेडी कहाँ होगा और कितना जल्दी हो सकता है। क्योंकि कस्टमर जो विक्टिम बन गए उनका अवेयरनेस की मैसेजेस से या ये बोलने में कि उनको तो हम पकड़ेंगे, ट्रायल करेंगे, वो सब में कोई मतलब नहीं है। उनको तो उनका पैसा वापस चाहिए, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी चाहिए। आज के जमाने पे आप देखेंगे तो वो नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग जब कस्टमर को पुश कर रहे हैं डिजिटल ज्यादातर इस्तेमाल करो, ऑनलाइन का बैंकिंग इस्तेमाल जी करो, यूपीआई का जी इस्तेमाल करो, जी तब तो हम जी लोग उनको रेमेडी भी देना जरूरी है। एब्सोल्युटली। और यही सवाल, क्योंकि आपने अपना बहुत जवाब जो है कस्टमर प्रोडक्ट पर केंद्रित रखा है, मुदस्सर मैं आप ही से इसका जवाब लूंगी। बहुत सारे सिनेरियोज में जिस तरह के एक्सक्लूजन्स है, टूथलेस हो जाती है पॉलिसी, लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर अगर हम रोजमर्रा के साइबर अटैक्स या फ्रॉड्स को कवर ही नहीं करेंगे मुदस्सर, तो फिर मतलब क्या है उसका। मतलब हम कोई बहुत बड़े मैसिव डेटा ब्रीच का इंतजार करें, या मे बी जब वो हो तब जाके ही हमें जो है वो काम आएगी पॉलिसी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हम जो ऑफर कर रहे हैं क्या वो उतना वैलिड भी है उनके लिए, क्योंकि आम लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो शायद इतने डेटा ब्रीच से इफेक्टेड इतने ना हो जितने अपने रोजमर्रा के फिशिंग और बाकी तरह के फ्रॉड से अफेक्टेड हों। एकदम सही सवाल है आपका। और जैसे मैडम ने बोला, व्यक्तिगत बीमा जो रहता है वो ये सारी चीजें कवर करता है, पर एक लिमिट तक। मान लीजिए अगर आपके पास एक नोटों का भरा बैग है, अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे और ये सोचेंगे कि कोई उसमें से नोट नहीं लेगा, वो तो बहुत ही ज्यादा नेइवनेस है, मतलब आपकी बहुत ही ज्यादा मासूमियत है। पर ऐसे ही, पर अगर मान लीजिए गलती से कोई आपका डेटा कहीं लीक हो गया, किसी ने क्लोन कर लिया, उसने मिसयूज कर लिया और उससे आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो वो कवर हो जाता है। प्लस साइबर खाली फाइनेंशियल लॉस के रिलेटेड नहीं है। आजकल अगर आप अपने घरों में देखेंगे तो आपके बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हैं। आपका मोबाइल फोन, आपका वॉशिंग मशीन, आपका पंखा, आपका एलेक्सा का डिवाइस, ये सब भी चल रहे हैं। तो कोई पर्सन अगर आपको हानि पहुंचाना चाहता है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ले। वो एक तरीके से आपके ऊपर टारगेटेड अटैक कर सकता है, जिसमें आपका फ्रिज चलना बंद हो जाए, आपकी वॉशिंग मशीन चलना बंद हो जाए, आपका रोबोट वैक्यूम क्लीनर है वो बंद हो जाए, आपका जो पंखा है जो एलेक्सा से चलता है वो बंद हो जाए, और वो आपसे पैसे मांग सकता है कि आप मुझे इतने पैसे देंगे, रैंसम मांग सकता है, तभी मैं आपके डिवाइस को मैं करूंगा। तो बिना किसी फिजिकली अटैक करे हुए वो आपके सिस्टम, आपके वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट होके और आपके जो भी उपकरण है उनको वो निष्क्रिय कर सकता है, और उसके एवज में आपसे रैंसम मांग सकता है। तो ये सारी कवरेजेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। बैंक वगैरह भी जो होते हैं वो भी कुछ प्रोडक्ट जो है वो अपने पास रखते हैं, कुछ लायबिलिटी, और कुछ लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी को भी ट्रांसफर कर देते हैं। आप देखेंगे जनरली जो साधारण कार्ड होते हैं जो अमूमन सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें 20,000 रुपए प्रतिदिन की लिमिट होती है। तो जो हमने क्लेम्स देखे हैं वो जनरली ऐसा होता है, रात को 11:59 के ऊपर वो 11:59 पे ट्रांजेक्शन होगा 20,000 रुपए का, फिर 12:01 पे एक ट्रांजेक्शन होगा 20,000 रुपए का, और ऐसे करके 40,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं डेबिट कार्ड क्लोथिंग के अंदर से।
प्लस बहुत सारे जने हैं ना टैप को एक्टिवेट कर देते हैं बहुत ही इजी यूजेज के लिए, पर कई बार उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो जैसे पॉकेट मार आपकी पॉकेट मारता है, वैसे ही वो टैप डिवाइस आपसे के वॉलेट से टच करा के उसमें से बिल्कुल। 5,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। तो चलिए बहुत सारे चलिए, ऐसी मेरे ख्याल चीजें से हैं बहुत जहाँ से सारे ऐसे आर्थिक नुकसान फीचर्स हो हैं सकता है। जो एज अ ग्राहक भी आपको संज्ञान में लेने होंगे। लेकिन पुनीत, अब बड़ा सवाल जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, आखिरी सवाल होगा, शो का चर्चा समेटनी है मुझे, उसके बाद समय खत्म हो रहा है। असेसमेंट इस तरह के साइबर फ्रॉड या लॉस का कंपनियां कैसे करती हैं? जैसे कि बता रहे थे मुद्दसर कि कुछ हद तक जो है आपको कवरेज मिलता है और उसके बाद वो कवरेज के बाहर होता है। अब ऐसे में हम तो बेतहाशा प्रीमियम खरीदते रहें, ये ही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि आप हर साल अपने प्रीमियम को, अपने कवरेज को बढ़ाइए और महंगा प्रीमियम आपका होता रहेगा, क्या ये निष्कर्ष है? कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है भरपाई का और कवरेज का? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की होगी कि पहली बात तो जो कस्टमर है या जो पॉलिसी होल्डर है, उसको पॉलिसी पढ़ना और उसके जो टर्म्स कंडीशंस हैं और उसके जो एक्सक्लूजन्स हैं, ठीक है, और जो क्लेम के प्रोसेसेस हैं, उसको पढ़ के ध्यान में रखना और उसी के अनुसार जो है क्लेम्स को रिपोर्ट करना, ये बहुत जरूरी है। कई पॉलिसीज में एक समय सीमा निश्चित की हुई होती है कि आपको 72 घंटे में, 48 घंटे के अंदर आपको ये क्लेम रिपोर्ट करना है, या आपको इसकी एफआईआर करना है, या आपको ये कुछ प्रिकॉशंस जो है, कुछ इंसिडेंट होते ही ये जो है रिस्क मिटिगेशन एफर्ट जो है अपनी तरफ से लेने हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पॉलिसी में क्या कंडीशंस दी हुई है उसका बहुत ध्यान रखें। जरूर ये है कि रिटेल पॉलिसीज में, पर्सनल इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट और क्लेम असेसमेंट कई गुना ज्यादा आसान है बजाय के बिजनेसेस में। बिजनेसेस में बहुत एक्सपोजर होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, पर्सनल रेपुटेशन या बिजनेस रेपुटेशन की बात होती है, उसके अंदर आपको पर्सनल या मीडिया कम्युनिकेशन करना होता है, तो उस बहुत सारी एजेंसीज को इन्वॉल्व करना होता है। बट पर्सनल इंश्योरेंस में डेफिनेटली इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये आपको जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा पॉलिसी होल्डर को कि क्या क्या जो है टर्म्स कंडीशंस दी हुई है पॉलिसी में, उन्हें कितनी सतर्कता से उनको ध्यान रखना है, किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है, वो बहुत जरूरी है क्लेम असेसमेंट के लिए। बहुत कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं पर्सनल, जैसे कि मुदस्सर ने बताया कि काफी स्टैंडर्डाइजेशन है पर्सनल साइबर जी। इंश्योरेंस में। तो क्लेम प्रोसेसेस भी काफी स्टैंडर्डाइज्ड हैं उसके अंदर। तो आपको आप ऑलराइट। काफी जो है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी आपकी तरफ से ग्रॉस नेग्लिजेंस ना किया हो, जो अभी मुदस्सर एग्जांपल दे रहे थे कि आपने नोटों का भरा बैग है और आपने छोड़ दिया ऐसे ही, डेफिनेटली तो वो इंश्योरेंस कंपनी जी उसका भरपाई नहीं करेगी। या जी आप जी पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, या अपने डेस्क पे आपने जी। अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने तो कहीं बेसिक चिप पे साइबर लगा के और हाइजीन, आपने जी, उसको पेश कर रखा। तो बेसिक हाइजीन these जो are है the आपको भी situations। मेंटेन करनी पड़ेगी अपने एंड पर, जिसकी वजह से जो है ना ही आपके क्लेम्स रिजेक्ट हों और आपको जो है क्लेम आसानी से भी मिल जाए। फिलहाल बहुत सारे पहलू हैं साइबर इंश्योरेंस के जो कि हम चर्चा में ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस पेशकश में शिरकत की और दर्शकों को बेसिक बातें, साइबर इंश्योरेंस आज की ज़रूरत है, ये समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। चलिए, इसी के साथ मुझे भी इस पेशकश में इजाज़त दें, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।